हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रूही जब भी कपड़े धोकर उसे बालकनी में टांगने आती, समीर उस वक्त भी उसके पीछे पीछे उसकी हेल्प करने आ जाता और सही मौका देखकर उसके साथ शरारत करने लगता। इन बातों को याद करते हुए रूही की आंखों में आंसू आने लगे थे, क्योंकि यह वही जिंदगी थी जिसके ख्वाब अब वह सजाने लगी थी। लेकिन अब यह ख्वाब एक बार फिर टूटकर बिखर गए थे। रूही हल्के कदमों से समीर के कमरे की तरफ गई और जैसे ही दरवाजे को नॉक करने को हुई, उसने महसूस किया कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने धीरे से कमरे के अंदर झांका तो समीर अपनी पैकिंग कर सूटकेस रेडी करते हुए आंखों में आंसू लिए वहां से निकलने ही वाला था कि तभी अपने सामने रूही को देख पूरी तरह हैरान रह गया। तुम अब क्यों आई हो यहाँ? समीर के सवाल पर रूही एक नज़र समीर के लगेज को देखते हुए बोली, तुम कहीं जा रहे हो? यह लगेज, यह सवाल पूछने का हक तुम अब खो चुकी हो। मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। खैर, अगर कोई ज़रूरी बात नहीं है तो एक्सक्यूज मी, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। इतना कहकर समीर रूही को इग्नोर कर अपना लगेज लेकर वहाँ से जाने को हुआ कि तभी रूही ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और अब उसकी आंखों में आंसू थे। रूही की पकड़ अपने हाथों पर महसूस करते ही समीर का दिल एक बार फिर तड़फ उठा। उसका दिल किया कि वह रूही को कस के अपने सीने से लगा ले, क्योंकि शायद उसके पास अब यह हक था ही नहीं। वह अपने दिल पर पत्थर रख एक झटके में रूही की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में आंसू थे। तभी रूही ने अपने भरे हुए गले के साथ लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? करेक्ट योर वर्ड्स, मिसेज रूही अयान खान। तुम्हें छोड़ने का फैसला मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा अपना था। मैं तो बस तुम्हारे फैसले को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरा यह पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन अगर एहसान करो तो क्या तुम मुझे बताओगी, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्यों मोहब्बत में इतना दर्द होता है? क्यों वह ख्वाब दिखाकर हमेशा उसे तोड़ देता है? क्यों जब हाथ छोड़ना ही था तो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी थी? क्यों मेरे दिल में उम्मीद जगाई थी? कहते हुए समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह एकदम से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि वह एक मर्द था। वह एक औरत के सामने चाहकर भी टूटना नहीं चाहता था, खास तौर से उस औरत के सामने जो उसे समझ ही नहीं पाई। और समीर के दिल की तड़प को महसूस करते ही रूही एकदम से रोते तड़पते हुए उसके सीने से लिपट गई और बच्चों की तरह रोते हुए तड़पते हुए बोली, यही जवाब तो मैं तुमसे जानने आई हूँ समीर। क्यों, आखिर क्यों मोहब्बत में इतना दर्द होता है? क्यों इस दर्द का कहीं अंत नहीं होता? आखिर क्यों जब ख्वाब टूटने ही होते हैं तो खुदा उसे हमारी आंखों में सजाते हैं? एक बार, बस एक बार मेरी आंखों में देखो समीर, और बताओ, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं वह फैसला लेकर खुश हूँ? समीर, तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना, तो क्या अपनी रूही के दिल के जज्बात को नहीं समझते? समीर, बस एक बार मेरी तरफ देखो, मैं बहुत टूटी हुई हूँ समीर, प्लीज़ एक बार मुझे नज़र भर कर देख लो। रूही के शब्दों को सुनते ही समीर, जो कि उसे रोते हुए बिलखते हुए देख रहा था और चाहकर भी वह उसे इग्नोर नहीं कर पाया, क्योंकि यह औरत उसकी ज़िंदगी थी। लाख कोशिश के बाद भी उसकी नज़र रूही की आंखों में जाकर मिल गई और रूही की आंखों में बेबसी देख उसने एकदम से उसके चेहरे को हाथों में थामते हुए कहा, क्यों, आखिर क्या मजबूरी थी? जब इतनी ही तड़प है तुम्हारे अंदर, जब यह फैसला तुम्हारा अपना नहीं है, तो आखिर क्यों? क्या रूहान वह वजह है? अगर ऐसा था तो तुम मुझसे कहती ना, मैं रूहान को समझाने की कोशिश करता, मैं अपना 100% देता कि वह हमारी शादी को एक्सेप्ट। लेकिन इससे पहले समीर अपनी बात पूरी करता, रूही समीर के हाथों पर अपना हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए रोते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं की? समीर, रूहान मेरा बेटा है और अगर मैं चाहती तो उसकी मर्जी के खिलाफ या उसे मजबूर करके तुम्हारे साथ शादी कर सकती थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी समीर, बल्कि वजह कुछ और भी थी, और वह वजह थी बेवफाई। समीर, मैं नहीं चाहती थी तुम्हारा किया हुआ हर एक सेक्रीफाइस रूहान के दिल में नफरत की वजह बन जाए, या उसे कभी भी यह लगे कि तुमने उससे उसकी माँ को छीन लिया
उसके दिल में अपने असली बाप के लिए चाहत थी, और अगर ऐसे में मैं उसे इग्नोर कर देती तो वह ज़िंदगी भर तुमसे और मुझसे नफरत करता। लेकिन समीर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे की आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख सकती। वह मेरी ज़िंदगी है समीर, वह मेरी ज़िंदगी है। रूही यह रोते हुए कह ही रही थी कि तभी समीर एकदम से उसके चेहरे को अपने हाथों से छोड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, और मैं क्या? मैं कुछ भी नहीं। क्या मेरी मोहब्बत की तुम्हारी नज़रों में जरा भी कदर नहीं? क्या तुम्हारे लिए समीर का कोई भी वजूद? इससे पहले वह आगे कुछ कहता, रूही ने एकदम से उसका हाथ पकड़ अपने दिल पर रखते हुए कहा, तुम यहाँ रहते हो, मेरे अंदर इन धड़कनों में, महसूस करो इसे। समीर, अक्सर ज़िंदगी में ऐसा होता है कि सच्ची मोहब्बत अधूरी ही रहती है। अब मुझे ही देख लो, भला मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत इस दुनिया में और कौन होगा। कल तक मैं एक ऐसे इंसान को प्यार करती थी जिसे ना तो मेरी कदर थी, ना ही ज़रूरत, और ना ही उसकी नज़रों में मेरी इज्जत। बताओ क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में? मैंने तो अपना 100% दिया था ना। फिर भी मुझे बेवफाई ही मिली। अकेलापन, जिल्लत, दर्द और तकलीफ़ ही मेरे नसीब में थी। लाख कोशिश के बाद मैं उस दर्द और तकलीफ़ की दुनिया से सिर्फ तुम्हारे कारण बाहर निकल पाई थी, और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे एहसास करवाया कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। एक तुम ही तो थे जिसने मेरे अंदर मरी हुई रूही को वापस जिंदा किया। और किस्मत का खेल देखो, जब मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में भी थोड़ी खुशियाँ आएंगी, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत मुझे भी नसीब होगी। मैं भी खुलकर मुस्कुरा सकूंगी। मेरा अतीत एक बार फिर मेरे पीछे पीछे चला आया, जिससे मैं हमेशा भागने की कोशिश करती थी, लेकिन आखिरकार मेरी बदकिस्मती जीत ही गई। आज मैं एक बार फिर उसी दोराहे पर आकर खड़ी हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे एक बार फिर उसी इंसान का चेहरा ज़िंदगी भर देखना पड़ेगा, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। समीर, मैं तो तुमसे माफ़ी के लायक भी नहीं, पर मेरा यकीन करो, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार। कहते हुए रूही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और उसकी बातों को सुनकर समीर को भी तकलीफ़ हो रही थी कि तभी समीर उससे एक कदम दूर होते हुए बोला, अभी भी देर नहीं हुई है रूही, अगर तुम चाहो तो मेरा हाथ। तभी समीर कुछ सोचकर अपने शब्दों को रोक देता है और अपना हाथ वापस लेते हुए बोला, कोई फ़ायदा नहीं है। शायद मैं तुम्हारा जवाब अच्छे से जानता हूँ। शायद हम दोनों के नसीब में एक दूसरे की मोहब्बत है ही नहीं। मैं चलता हूँ, शायद मेरा यहाँ रहना तुम्हें और भी तकलीफ़ दे। कहते हुए समीर वहाँ से जाने ही लगा था कि तभी रूही अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई। वह अपनी आवाज़ में भारीपन लाते हुए समीर को पीछे से आवाज़ देते हुए बोली, मेरे बेटे ने मुझसे वादा लिया है कि मैं उसके बाप के साथ रहूँगी, लेकिन कैसे रहना है ये वादा मैंने किसी से नहीं किया है। समीर, अगर मैं यह कहूँ कि हम दोनों का साथ हमें ज़िंदगी भर इस दुनिया में जिल्लत महसूस कराता रहेगा, हमारी मोहब्बत को लोग गालियाँ तक दे सकते हैं, मुझे करैक्टरलेस और तुम्हें एक नामर्द कहकर पुकारें, क्या इसके बावजूद तुम मुझसे मोहब्बत कर सकते हो? रूही की बातों को सुन समीर के चलते हुए कदम रुक गए, और वह झटके से हैरान अपनी फटी फटी आंखों से रूही की तरफ देखने लगा कि तभी रूही पूरी तरह इमोशनल होकर ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली, अगर मैं यह कहूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को कोई इज्जतदार नाम नहीं दे सकती, या कल को जिल्लत के कारण हम दोनों का सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाए। यह समाज जो पूरी तरह गंदगी में लिपटा हुआ है, फिर भी खुद को साफ दिखाने के लिए दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। अगर कल को वह तुम्हारे पाक साफ दामन पर, तुम्हारी पाकीज़ा सी मोहब्बत पर बदगुमानी के कीचड़ उछाले, क्या तब भी तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए बरकरार रह सकती है? कहते हुए रूही उम्मीद भरी नज़रों से समीर की आंखों में देख रही थी कि उसकी बातों को सुनते ही समीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या वह जो समझ रहा है रूही उसी बारे में बात कर रही है? वह एकदम से हैरान परेशान अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोला, रूही, यह तुम कैसी बात? तुम जानती भी हो यह फैसला? हाँ, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। भले ही दुनिया हमारे इस पाक रिश्ते को गंदगी का नाम दे, मुझे तुम्हारी रखैल, मिस्ट्रेस और भी न जाने क्या क्या कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सालों पहले मैंने कोई गुनाह ना करके भी इस चीज़ की सज़ा भुगती है। लेकिन अब मैं अपने पूरे होशो हवास में यह गुनाह करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या
तुम मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाओगे? हाँ, यह शब्द एक औरत के लिए डूब मरने जैसा शब्द है, लेकिन मेरे लिए यह मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी, मेरे जीने की वजह है। और इससे पहले वह अपनी आंखों में आंसू लिए आगे कोई शब्द कहती, समीर एकदम से अपना लगेज छोड़ तेज कदमों के साथ रूही के करीब आया और उसकी कमर में अपने हाथ लपेट झटके से अपने और करीब कर लेता है। वह एकदम से उसके होठों के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला? सोच लो, इसके बाद तुम्हारा वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर तुम लौटना चाहोगी तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर लौटने नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें। और इससे पहले वह आगे कुछ कहता, रूही उसके कॉलर पर अपनी पकड़ कस एकदम से पंजों के बल खड़े होकर उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेती है और समीर की आंखें सुकून के साथ बंद हो गई। शायद रूही ने अपना फैसला सुना दिया था। समीर एकदम से अपना लगेज छोड़ तेज कदमों के साथ रूही के करीब आया और उसकी कमर में अपने हाथ लपेट झटके से अपने और करीब कर लिया। वह एकदम से उसके होठों के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला? सोच लो, इसके बाद तुम्हारा वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर तुम लौटना चाहोगी तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर लौटने नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें। और इससे पहले वह आगे कुछ कहता, रूही उसके कॉलर पर अपनी पकड़ कस एकदम से पंजों के बल खड़े होकर उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेती है और समीर की आंखें सुकून के साथ बंद हो गई। शायद रूही ने अपना फैसला सुना दिया था। नहीं रूह, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रूह, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं। चिल्लाते हुए अयान खान एकदम से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था और दिल जोरों से धड़क रहा था कि तभी उसके पास में गहरी नींद में सोया हुआ उसका बेटा रूहान एकदम से घबराकर कमरे की लाइट जलाते हुए बोला, डैड क्या हुआ डैड? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? अपने बेटे की आवाज़ सुनते ही अयान खान होश में आया और आसपास देखने लगा। वह इस वक्त अपने कमरे में बिस्तर पर मौजूद था, जिसे देखते ही उसने टेबल से एक गिलास में पानी उठाकर पिया और सीने पर हाथ रख गहरी गहरी सांस लेते हुए बोला, कुछ नहीं बेटा, बहुत बुरा सपना देखा था। तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर डैड? अगर आप कहो तो मैं मम्मा को बुलाऊं? वैसे डैड, मुझे ना मम्मा के पास सोने की आदत है। आई नो कि आपका और मम्मा का झगड़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आप चलो मेरे साथ। अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि आप बुरा सपना देखकर जाग गए थे तो वह ज़रूर मेरी तरह आपको भी थपकी देकर सुला देगी। जब मुझे बुरा सपना आता है ना तो मम्मा मुझे भी ऐसे ही सुलाती है। आप रुको, मैं उन्हें बुलाकर। कहते हुए रूहान बिस्तर से उतरने लगा कि तभी अयान खान की नज़र टेबल क्लॉक पर गई, जिसमें रात के 1:30 बज रहे थे। अयान खान को याद आया रूही शाम को विला से बाहर गई थी और वह उसका इंतज़ार करते करते पता नहीं कब सो गया था। वह अब तक वापस लौटी है या नहीं, इस बारे में भी उसे मालूम नहीं था। यही सोचकर वह एकदम से अपने बेटे का हाथ पकड़ होठों पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोला, रूहान, 1 मिनट बेटा। देखो, अगर तुम अपनी मम्मा से यह कहोगे कि मैं बुरा सपना देखकर डर कर जाग गया हूँ तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ और उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वह मुझे लूजर समझेगी। क्या आप चाहते हो कि आपकी मम्मा मेरे बारे में ऐसा सोचे? अपने डैड की बात सुनते ही छोटा सा रूहान अपना सर ना में हिलाते हुए बोला, नो, नहीं ना, तो एक काम करो, मेरे पास आकर सो जाओ। आप मेरे पास रहोगे तो मुझे नींद आ जाएगी। वैसे भी मेरा रूहान बहुत स्ट्रॉन्ग है, वह अपने डैड को संभाल सकता है, राइट? यस, मैं आपको और अपनी मम्मा का ख्याल रख सकता हूँ। आइए, मैं आपको सुला देता हूँ डैड। इतना कहकर रूहान मासूमियत में अपने डैड को बिस्तर पर सुलाकर थपकी देने लगा और अयान खान अपने बेटे की फिक्र को खुद के लिए देखकर आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद रूहान खुद ही गहरी नींद में सो गया था। उसकी भारी सांसों को महसूस कर अयान खान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रूहान को सोया हुआ देखकर वह धीरे से बिस्तर से उठा। उसने अपने बेटे के बदन पर ब्लैंकेट को एडजस्ट किया और एक नज़र घड़ी की तरफ देखा, जिसमें रात के 2:15 बज चुके थे।
वह एक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, पता नहीं रूही अब तक आई होगी या नहीं, मुझे एक बार देखना चाहिए। अयान खान धीरे से कमरे से बाहर निकलकर बगल वाले रूही के कमरे में जाकर उसके दरवाजे को हल्का सा धक्का देता है तो कमरे का दरवाज़ा खुल गया। अयान खान दबे पैर कमरे में जाकर देखता है तो पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि रूही कमरे में थी ही नहीं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसकी आंखों के सामने उसका वह डरावना सपना घूमने लगा था, जिसे याद करते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। क्या रूही अब तक? नहीं, मुझे पता करना होगा। अयान खान तेजी से विला से बाहर निकला और सिक्योरिटी के पास जाकर दांत पीसते हुए बोला, क्या रूही मैडम वापस आई है? अयान खान के सवाल पर सिक्योरिटी गार्ड ने याद करते हुए बताया, नो सर, मैडम की गाड़ी शाम को ही बाहर गई थी, उसके बाद तो वह नहीं आई। यह सुनते ही अयान खान का दिमाग खराब होने लगा था। वह तुरंत ही अपना मोबाइल फ़ोन लेकर उसमें रूही की लाइव लोकेशन चेक करने लगा और वह यह देखकर हैरान रह गया कि रूही की लोकेशन उसे समीर के घर के एरिया में शो हो रही थी। वह एकदम से दांत पीसते हुए अपनी सिक्योरिटी को कॉल करता है, हेलो, कहाँ हो तुम लोग? और मैडम कहाँ है? सर, मैडम तो। सिक्योरिटी ने बिल्डिंग का एड्रेस और एरिया बताया, जिसे सुनते ही अयान खान का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया था और अब तो मानो वह अंगारों पर लौटने लगा था। वह एकदम से तड़प कर गुस्से से लगभग अपने बाल नोचते हुए बोला, नो नो रूह, यह करने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारा गुस्सा, लेकिन तुम्हारी बेवफाई नहीं। बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हारे लिए खुद का बदला है, माफ़ी मांगने की हर मुमकिन कोशिश की है, तुम्हारे कदमों पे भी झुका हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे एक मौका दो। मैं इसके लिए बरसों तक इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और की बाहों में बर्दाश्त नहीं करूँगा। कसम खुदा की, अगर गलती से भी मेरा वह डरावना ख्वाब सच हुआ तो मैं नहीं जानता मैं क्या कर बैठूँगा। शायद अपने साथ साथ तुम्हें भी ख़त्म कर दूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम खुद को रोक लो, भूल जाओ उसे, भूल जाओ। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम्हें मैं वापस हासिल करके रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना गुजरना पड़े। समझी तुम? चाहे किसी भी हद तक क्यों ना गुजरना पड़े। कहते हुए अयान खान लगभग चिल्लाते दहाड़ते हुए बोला, गाड़ी निकालो, सिक्योरिटी को रेडी करो, आज एक बार फिर मेरे हाथों किसी की लाश गिरकर रहेगी। कुछ ही पल में अयान खान की गाड़ी कुछ सिक्योरिटी के साथ सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई जा रही थी। वह आज अपने ड्राइवर से काफ़ी रश ड्राइविंग करवा रहा था। वह अपने हाथों में एक पिस्तौल लिए किसी सनकी की तरह गाड़ी के बैक सीट पर एक के ऊपर दूसरा पैर रखे हुए बार बार पिस्तौल की मैगजीन को सेट कर रहा था और अपने माथे पर पिस्तौल को लगभग रगड़ते हुए अपनी डार्क ग्रीन आंखों से ड्राइवर को घूरते हुए दांत पीसकर कमांड दे रहा था, लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। अगर ऐसा है तो अयान खान अपने पिस्तौल का निशान ड्राइवर की खोपड़ी की तरफ कर देता है और उसकी धमकी को सुनते ही ड्राइवर बेचारा, जो कि गाड़ी को लगभग 180 की स्पीड से दौड़ा रहा था और उसे साक्षात यमराज अपने सामने नजर आ रहे थे, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज वह कार रेसिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है। उसकी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि पीछे आ रही सिक्योरिटी भी उसे बराबर फॉलो नहीं कर पा रही थी। ड्राइवर एकदम से गाड़ी के स्पीड मीटर की तरफ देखते हुए घबराकर अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, सर, हम लोग 180, 200 की स्पीड पर चलाओ, वरना। उसने हाथ लॉक को एक्टिव किया और अब ड्राइवर समझ चुका था कि उसकी मौत तो आज पक्की है। अगर उसने अयान खान की बात मानी तो पक्का एक्सीडेंट में मारा जाएगा, और अगर नहीं मानी तो पिस्तौल की गोली का निशान बनेगा। उसके लिए तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई थी। बेचारा ऊपर वाले का नाम लेकर खाई में कूदने का फैसला ले लेता है और अगले ही पल गाड़ी की स्पीड 200 कर चुका था। यह एक सुपर स्मार्ट कार थी जो ओवर स्पीड होने के कारण गाड़ी को अपने अंडर ले लेता है। बस यही कारण था कि अयान खान और ड्राइवर अब तक जिंदा बचे हुए थे। अयान खान की नीली आंखों के सामने बार बार ख्वाब का वही नज़ारा घूम रहा था, जिसे याद करते हुए वह लगभग पागल हो रहा था। लेकिन शायद ऊपर वाले का हाथ आज उसके सर पर था। हालांकि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छे कर्म तो नहीं किए थे। शायद यह ड्राइवर के कर्मों का नतीजा था कि कुछ ही देर में वह लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के ठीक सामने आकर रुके और ड्राइवर ने जैसे कि लोकेशन डिवाइस में सेट कर रखी थी, गाड़ी तुरंत अपने डेस्टिनेशन पर आकर रुक गई।
ड्राइवर तो अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी जान की खैर मना रहा था, लेकिन अयान खान के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी। गाड़ी के रुकते ही वह एकदम से झटके से गाड़ी से बाहर निकला और एक नज़र बिल्डिंग को देख तेजी से अंदर की तरफ जाने लगा। उसकी सिक्योरिटी, जो कि अब भी बाहर ही खड़ी थी, उसे देखते ही तुरंत सलाम करके उसे ग्रीट करते हैं। अपनी सिक्योरिटी को देखते ही उसकी आंखें ठंडी हो गई। वह यूं ही तेजी से आगे बढ़ते हुए दांत पीसकर चिल्लाकर बोला, तुम लोग यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी थी ना? क्या यह ड्यूटी कर रहे हो तुम लोग? अयान खान के गुस्से और रुबाब को सुनते ही सिक्योरिटी के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। वह लोग घबराकर अपनी अटकती हुई आवाज़ में बोले, सर, वह मैडम ने ऑर्डर दिया था कि हम उनका यहीं इंतज़ार। और इससे पहले वह सिक्योरिटी आगे कुछ कहते, अयान खान एक के बाद एक अपनी गोलियां सभी सिक्योरिटी के सीने में उतार देता है। वह लगभग 8 सिक्योरिटी गार्ड थे और अगले ही पल उनकी दर्दनाक चीखों से वह पूरा इलाका गूंज उठा। हालांकि उसकी पिस्तल में साइलेंसर लगा हुआ था, लेकिन लोगों के चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज थी। खून की तेज फुहार से वह पूरा फर्श और सड़क भर चुका था, जिसके छींटे अयान खान के चेहरे पर भी पड़ चुके थे। लेकिन इन सब से भी मानो अयान खान को कोई असर ना पड़ा हो। वह इस वक्त साक्षात शैतान लग रहा था और उसका यह डरावना चेहरा देखकर ड्राइवर तो गाड़ी में ही बेहोश हो गया। अयान खान किसी शैतान की तरह सभी लाशों को इग्नोर कर तेजी से आगे बढ़ते हुए दांत पीसकर खुद से गुर्रा कर बोला, समीर अली, अब तुम्हारी बारी है। मेरी रूही से दूर रहना, वरना उस दिन तो तुम्हारी मौत टल गई थी, लेकिन आज खुदा भी तुम्हारी मौत को टाल नहीं सकता। रूही, तुम्हें तो मैं अपना बना कर रहूँगा, किसी भी कीमत पर। इतना कहकर वह तुरंत लिफ्ट में जाता है और अगले ही पल समीर के फ्लोर के बटन को प्रेस करता है। कुछ ही सेकंड में वह समीर के अपार्टमेंट के सामने खड़ा था। दरवाज़ा लॉक होने के कारण अयान खान ने अपने पिस्तौल से एक शॉट लगाकर लॉक को तोड़ दिया और झटके से अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ। समीर, जो कि एक रिहायशी इलाके में रहता था, उसका अपार्टमेंट पूरी तरह साउंड प्रूफ था, क्योंकि वह एक डॉक्टर था। शायद इसीलिए बाहर हुई घटना का अंदाज़ा रूही और समीर दोनों में से किसी को नहीं था। वह अपनी तरफ बढ़ रहे खतरे से अनजान थे। रूही, तुम्हें तो मैं अपना बना कर रहूँगा, किसी भी कीमत पर। इतना कहकर वह तुरंत लिफ्ट में जाता है और अगले ही पल समीर के फ्लोर के बटन को प्रेस करता है। कुछ ही सेकंड में वह समीर के अपार्टमेंट के सामने खड़ा था। दरवाज़ा लॉक होने के कारण अयान खान ने अपने पिस्तौल से एक शॉट लगाकर लॉक को तोड़ दिया और झटके से अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ। समीर, जो कि एक रिहायशी इलाके में रहता था, उसका अपार्टमेंट पूरी तरह साउंड प्रूफ था, क्योंकि वह एक डॉक्टर था। शायद इसीलिए बाहर हुई घटना का अंदाज़ा रूही और समीर दोनों में से किसी को नहीं था। वह अपनी तरफ बढ़ रहे खतरे से अनजान थे। चलो, मुंह खोलो और अब यह खाकर देखो। वेरी गुड, कैसा लगा? अच्छा है ना? कहते हुए रूही, जो कि मुस्कुरा रही थी और किचन में कुछ खाना बना रही थी, समीर से पूछती है। और समीर, जो कि इन पिछले कुछ दिनों से पहले की मुकाबले कुछ कमज़ोर लग रहा था, मुस्कुराकर धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। बहुत अच्छा है ना? तुम्हें पता है, यह मैंने कुछ दिन पहले रूहान के लिए सीखा था। उसे मेरे हाथों का बना हुआ यह फ्रूट केक बहुत पसंद है। और सबसे स्पेशल बात क्या है मालूम है? यह बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी है। इसे खाते ही इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तुम इसे खाओगे ना, तो देखना तुम्हारी सारी कमजोरी और थकान। इससे पहले वह आगे कुछ कहती, अगले ही पल एक किसी की ताली बजाने की जोरदार आवाज़ के साथ कर्कश आवाज़ उसके कानों में गई। वाह, क्या बात है! रात के 3 बजे कोई अपने आशिक को इंस्टेंट एनर्जी फूड खिला रहा है। और आशिक को तो देखो, खुलेआम अपनी मासूका के साथ यह स्वीट मोमेंट एंजॉय कर रहा है। यह तंज भरी इंसल्टिंग बातें सुनकर रूही और समीर, जो कि किचन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहाँ कुछ खाने के खाली बर्तन और झूठी प्लेट रखी हुई थी। एक फ्रूट केक के ऊपर कैंडल लगा हुआ था जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा था। और यह नज़ारा देखकर जहाँ एक तरफ अयान खान के दिल को कुछ पल के लिए सुकून मिला था कि शायद उसने जो ख्वाब देखा था वह सिर्फ एक ख्वाब ही था। रूही और समीर ने एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, इसीलिए इसके बावजूद उसके दिमाग में जो शक और जलन का कीड़ा बैठ चुका था
वह इस सच्चाई को जानने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वह गुस्से से पूरी तरह आग बबूला हो रहा था। वो वहीं उसे अचानक यहाँ देखकर समीर और रूही दोनों हैरान थे, मानो उन्होंने उसका यहाँ आना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे और तभी रूही गुस्से से दांत पीसते हुए लगभग झुंझला कर बोली, तुम इस वक्त यहाँ? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रूही के गुस्से भरी आवाज को सुनकर अयान खान भी उतने ही गुस्से के साथ लगभग दांत पीसते हुए बोला, जिस मर्द की बीवी आधी रात को अपने सोहर और बच्चे को छोड़कर किसी गैर मर्द के मिलने के लिए उसके घर पर आए, तो भला वह मर्द चैन से कैसे बैठ सकता है? और तुम्हारे चेहरे के रंग देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ? क्या मैं तुम लोगों को इतना डिस्टर्ब कर दिया? क्या तुम लोगों का प्लान कुछ और था जो मेरे यहाँ आ जाने से स्पॉइल हो गया? डोंट टेल मी कि तुम लोगों का रोमांटिक मूड अभी जस्ट शुरू ही हुआ था। ओह, शायद मुझे बाद में आना चाहिए था, नहीं? अयान खान की बातों में तंज और जलन के साथ साथ गालियों के कुछ छींटे भी थे। जाहिर सी बात है, वह साफ तौर पर रूही के करैक्टर पर उंगली उठा रहा था, जिसे रूही और समीर दोनों महसूस कर सकते थे। समीर, जो कि अपने सामने रूही की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था, गुस्से से दांत पीसते हुए अयान खान को जवाब देने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी रूही, जिसका खून खोल रहा था लेकिन वह अयान खान के साथ बहस नहीं करना चाहती थी, एकदम से धीरे से समीर का हाथ पकड़ लेती है, जिससे समीर अपनी जगह पर रुक गया। रूही अयान खान को बराबर जवाब देते हुए समीर को पीछे कर खुद एक कदम आगे आई और अयान खान की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम होते कौन हो? मुझ पर नजर रखने वाले या मेरे वक्त का हिसाब रखने वाले? मिस्टर अयान खान, तुम किस मुंह से मुझे अपनी बीवी कह रहे हो? शायद तुम भूल गए हो, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। पहली बात, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। हमारा रिश्ता सालों पहले ही खत्म हो चुका था और अभी कुछ महीनों पहले वह तलाक के कब्र के अंदर दफन हो चुका है। और दूसरी बात, तुमसे तलाक लेने के बाद मैं कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किसके साथ रहती हूँ और किसके साथ नहीं, इस बात का हिसाब लेने वाले तुम कोई नहीं हो मेरे। मैंने तुमसे साफ तौर पर पहले ही क्लियर कर दिया था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जरूर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ रहने का मेरा डिसीजन सिर्फ मेरे बेटे रूहान के लिए था, इसके अलावा तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और अगर गलती से भी तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की, मुझ पर हक जताने की कोशिश की या मेरे करैक्टर पर उंगली उठाने की कोशिश की, तो मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? रूही की बातें सुनकर अयान खान के तन बदन में आग लग गई थी। उसका मेल ईगो इतनी बुरी तरह से हर्ट हो रहा था जिसका कोई जवाब नहीं था। अयान खान अपनी डार्क ग्रीन आंखों से रूही को घूरते हुए दांत पीसकर ठंडे लहजे में बोला, तुम मेरी क्या हो और क्या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। और रही बात तुम्हारा करैक्टर की, तो आधी रात को जो औरत किसी अनजान मर्द के घर में अकेले पाई जाती है, उसके लिए कोई क्या सोचेगा? प्लीज अब यह मत कहना कि तुम अपने आशिक के साथ। इससे पहले वह आगे कुछ कहता, रूही गुस्से से खींचकर एक तमाचा अयान खान के चेहरे पर दे मारती है, जिसके लिए अयान खान बिल्कुल भी रेडी नहीं था। अगले ही पल उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था और वह अपनी फटी फटी आंखों से रूही को देखने लगा। तो वहीं रूही अपने हाथों की मुट्ठी कस के उसे अपनी खतरनाक आंखों से खोलते हुए दांत पीस कर बोली, तुम होते कौन हो मेरे करैक्टर पर उंगली उठाने वाले? अपनी जुबान संभाल कर बात करना मुझसे। मैंने ना तो तुम्हें समीर और अपने रिश्ते पर बात करने का हक दिया है और ना ही तुम्हें एक्सप्लेन देना चाहती हूँ। समीर और मेरा रिश्ता कितना फाक है, यह तुम जैसा घटिया इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। जिस इंसान के सीने में दिल नहीं, जिसे मेरे आंसू कभी नजर ही नहीं आए और ना ही मेरी मोहब्बत समझ आई, जिसे ना तो मेरी चीखें सुनाई दी थी और ना ही मेरी इज्जत को उसने कभी अपनी इज्जत समझा होगा। भला मैं उस इंसान से अपनी इज्जत, मोहब्बत और फीलिंग को समझने की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मेरी हर गलत फहमी खत्म करने के लिए। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे यह मगरमच्छ जैसे आंसू देखकर कुछ पल के लिए ऐसा लगा था कि तुम सचमुच सुधर चुके हो। मैं भले ही तुम्हें दूसरा मौका ना दूं, लेकिन माफ तो कर ही सकती हूँ। शायद इससे तुम और मैं दोनों अपने अतीत से आज़ाद हो जाएं। लेकिन आज तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखों में यह शक और गंदगी देखकर मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत थी। तुम जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता। अरे तुम तो किसी की मोहब्बत क्या, माफ़ी या दया के लायक भी नहीं हो। कितनी बेवकूफ़ थी मैं, जो हर बार तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। आज मुझे खुद पर हंसी नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा है, और साथ ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है
अपनी कोख पर। रूही की बातें सुनते ही अयान खान उसे अपनी फटी फटी आंखों से देखने लगा, जो अपनी आंखों में आंसू लिए अयान खान को नफरत से देखते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, क्या हुआ, हैरानी हो रही है? मुझे अपनी कोख पर गुस्सा क्यों आ रहा है? तो सुनो, मुझे अपनी कोख पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी कोख से तुम्हारे जैसे एक खुदगर्ज इंसान को जन्म दिया है। माना कि भले ही रूहान मेरा बेटा है, उसके अंदर मेरा खून है, पर मुझे अफसोस है इस बात का कि लाख कोशिश के बावजूद मैं उसके अंदर से तुम्हारा डीएनए, तुम्हारी नस्ल अलग नहीं कर पाई। एक बात बताऊं, आज मुझे एहसास हो रहा है रूहान के ममता के मुंह में अंधी होकर मैंने एक बार फिर से खुद को उसी दलदल में धकेल दिया है जहां से निकलने के लिए मैंने जी तोड़ कोशिश की थी। एक वक्त था जब मैं जिंदगी से हार गई थी, खुद को ख़त्म करना चाहती थी। उस वक्त रूहान मेरी जिंदगी में जीने की उम्मीद बनकर आया था। सोचा था उसे इतनी अच्छी परवरिश दूंगी कि वह तुम्हारे जैसा ना बने, और कहीं ना कहीं मैं इसमें कामयाब भी हो जाती, तब तक जब तक उस पर तुम्हारा साया ना पड़ता। यू नो व्हाट, समीर तुमसे 10 गुना अच्छा बाप है। एटलीस्ट उसने कभी अपने बच्चे का इस्तेमाल तो नहीं किया, उसकी मासूमियत, उसके अकेलेपन का फ़ायदा तो नहीं उठाया। हर बार सिर्फ मेरी खुशी के बारे में चाहा, हमेशा एक मजबूत पिल्लर की तरह मेरे साथ खड़ा रहा। मैं जब जब लड़खड़ाई मुझे अपनी बाहों में संभाला, जब रोई तो अपना कंधा दिया, और उससे भी बड़ी बात, मुझे इज्जत दी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम में और समीर में कितना फ़र्क है। एक तरफ समीर है जिसे हमेशा सिर्फ मेरी खुशी की चाहत है, और एक तरफ तुम हो जिसकी जलन, ईगो और गुस्सा कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और इन्हें कामयाब करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हारी नीयत और खुदगर्जी से तो मैं काफ़ी पहले ही वाकिफ़ हो चुकी थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने अपने बेटे को भी बिल्कुल अपनी तरह बनाया है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा मेरे प्यार, चाहत और परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी, जो मेरे ही बेटे ने एक पल भी मेरे बारे में नहीं सोचा था। उसने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मुझे तुम्हें एक मौका देना चाहिए, और मैं भी उसकी खुशी के लिए खुशी खुशी बलि चढ़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अब सच कहूँ तो मुझे अपने फैसले पर गुस्सा आ रहा है। इससे बेहतर तो मैं मर ही जाती। कम से कम मुझे तुम्हारा चेहरा जिंदगी भर तो नहीं देखना पड़ता। प्यार करती हूँ मैं समीर से, तुम्हारी तरह गंदगी नहीं पाल रखी, जो घर में बीवी होते हुए उसी के सामने, उसी के बिस्तर पर किसी दूसरी औरत के साथ रंगरलियां मनाए। अपनी जायज बीवी को अपनी रखेल कहे और रखेल को अपनी बीवी। कहते हुए रूही एक गहरी सांस लेती है और सामने किचन की तरफ इशारा करते हुए बोली, प्यार करने का दम भरते हो, देखो यह होता है प्यार। अरे तुम लोगों को तो याद भी नहीं कि आज मेरा जन्मदिन है। और होगा भी क्यों, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खुद के बारे में सोचने से फुर्सत मिले तब ना। प्यार करने और दिखावा करने में फ़र्क होता है। सालों गुजर गए, हर साल मैं अपना जन्मदिन भूल जाती थी, लेकिन समीर को हमेशा याद रहता था। आज भी याद था। यह बेचारा तो जा रहा था मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन जाने से पहले सिर्फ मेरे जन्मदिन के लिए यहाँ रुका था। तुम्हें लगता है मैं यहाँ समीर के साथ बिस्तर गर्म कर रही थी? इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। रूही अपनी आंखों में आंसू लिए समीर की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी समीर, तुम्हें मेरे कारण इतना कुछ सहना पड़ रहा है, पर मेरी एक बात याद रखो, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे अब इन खुदगर्ज बाप और बेटे के लिए अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस नहीं करनी। अगर रूहान को अपने बाप के साथ रहने में खुशी मिलती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। रूहान बेशक अयान खान के साथ रह सकता है, लेकिन अब मुझसे यह जहर जैसा इंसान गले के नीचे नहीं उतरेगा। मैं यही खबर देने आज तुम्हारे पास आई थी। समीर, मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल ही रूहान से इस बारे में बात करूंगी और उसकी लीगल गार्जियनशिप अयान खान को दे दूंगी। अब तक मैंने अपनी खुशियों को बहुत सेक्रीफाइस किया है, लेकिन सच तो यह है कि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी मोहब्बत का हक है। मुझे प्यार, केयर और इज्जत का हक है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझसे नहीं होता। मैं नहीं रह सकती तुमसे दूर। एक घमंडी खुदगर्ज इंसान को जिंदगी भर झेलने से, उसका चेहरा, उसके ताने जिंदगी भर बर्दाश्त करने से बेहतर है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लूँ अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। समीर, तुम्हें कहीं भी अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। उस दिन हॉस्पिटल में मैंने जो फैसला लिया था वह सिचुएशन में फंस कर लिया था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था।
रूहान भी कुछ समझने की कंडीशन में नहीं था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है वह मेरी बात को समझेगा, और अगर ना भी समझे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने फैसला ले लिया है, कल 12 बजे हम लोग चुपचाप कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इतना कहकर रूही एक नज़र अयान खान को देखते हुए गुस्से से घूर कर बोली, बस अब बहुत हो गया, मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हें मुझसे जुदा करता है। इतना कहकर वह समीर का हाथ पकड़ अयान खान से बोली, आई होप तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। रूही ने यह शब्द कहे ही थे जिसे सुनकर समीर का दिल खुशी से झूम उठा था। हालांकि उसे अभी भी इस बात पर पूरा यकीन नहीं था कि रूही जो कह रही है वह सच है या फिर गुस्से में उसका लिया गया एक फैसला जो न जाने कब फिर से टूटकर चकनाचूर हो जाए। लेकिन रूही की आंखों में एक अजीब ही डेडिकेशन थी जो कहीं ना कहीं अयान खान को डरा रही थी। उसे अच्छे से मालूम था रूही उसके पास रहने के लिए तैयार हुई थी तो सिर्फ अपने बेटे रूहान के लिए। वह एक माँ थी और किसी भी कीमत पर अपने बेटे को खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगर वह ऐसा करने के लिए तैयार हो जाए तो इसका मतलब साफ है रूहान को इस्तेमाल करके रूही को अपने पास रखने का अयान खान का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। वह रूही को सचमुच प्यार करता है या नहीं यह बाद की बात थी, लेकिन फिलहाल रूही अब उसकी जिद, उसका जुनून, उसकी जीत तक बन चुकी थी। वह उसकी वह चाहत थी जिसे वह किसी भी कीमत पर खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। आखिर वह द बिजनेस टाइकून अयान खान था। दुनिया की एक से बढ़कर एक लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी। उसके साथ वक्त गुजारना अपने लिए एक उपलब्धि समझती थी। और यहाँ अयान खान जिस औरत को जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहता था वह औरत उसके ही मुंह पर थूक कर, उसकी अमीरी को लात मारकर, उसके नाम, पैसा और फेम को ठुकरा कर एक 2 कौड़ी के आदमी के साथ जाना चाहती थी। यह भला अयान खान कैसे बर्दाश्त कर लेता। रूही की बातों ने अयान खान के ईगो को ललकारा और वह एकदम से गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी पिस्तौल समीर के ऊपर पॉइंट कर देता है। आखिर वह द बिजनेस टाइकून अयान खान था। दुनिया की एक से बढ़कर एक लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी। उसके साथ वक्त गुजारना अपने लिए एक उपलब्धि समझती थी। और यहाँ अयान खान जिस औरत को जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहता था वह औरत उसके ही मुंह पर थूककर, उसकी अमीरी को लात मारकर, उसके नाम, पैसा और फेम को ठुकरा एक 2 कौड़ी के आदमी के साथ जाना चाहती थी। यह भला अयान खान कैसे बर्दाश्त कर लेता। रूही की बातों ने अयान खान के ईगो को ललकारा और वह एकदम से गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी पिस्तौल समीर के ऊपर पॉइंट कर देता है। दूसरी तरफ जिंदल विला में अक्षर, जो कि सुबह की लगभग 9 बजे गार्डन में बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और साथ ही कॉफ़ी की सिप लेते हुए आज अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे थे। दरअसल 2 सालों बाद वापस आने के बाद अपने रूल्स में कुछ चेंजेस किए थे। वह जो कि पहले रात 10 बजे तक अपना सारा काम निपटाकर अपनी जान के पास घर पर हाजिर हो जाया करते थे ताकि अपनी जान के साथ मोहब्बत भरे पल एंजॉय कर सके। हालांकि खुशी के ऑफिस ज्वाइन कर लेने के बाद उन्होंने अपने इस रूल में चेंज भी किए थे, क्योंकि अब खुशी हर पल उनके साथ रहती थी। उन्हें वक्त की टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अब क्योंकि उन दोनों की ज़िंदगी में उनका बेटा आ चुका था, खुशी ने ऑफिस छोड़ दिया था। वह फिलहाल अपना मदरहुड एंजॉय कर रही थी, इसीलिए अक्सर दोबारा अपने रूल पर आ चुके थे। रात को 10 बजे तक घर आ जाना और वीकेंड पर 12 बजे के बाद यानी हाफ डे काम पर जाना। ऐसा करके वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वक्त गुजारते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। खुशी, जो कि अपने छोटे से बेटे के साथ गार्डन की घास पर एक मैट बिछाए खिलौनों के साथ खेल रही थी और अंश भी उसके साथ मस्ती कर रहा था। यह नज़ारा देखते हुए अक्सर, जिनका ध्यान फिलहाल न्यूज़पेपर पढ़ने में था, लेकिन वह तिरछी नज़र से बार बार खुशी को नोटिस करते हुए मुंह बनाकर खुद से बोले, यह देखो मेरी जान को, यहाँ इतना हैंडसम और क्यूट सा पति बैठा है, लेकिन मैडम का ध्यान तो उस पर है ही नहीं। पता नहीं इन छोटे छोटे खिलौनों में क्या खुशी मिल रही है। कब से कह रहा हूँ जान कमरे में चलो, मैं तुम्हें असली खिलौना दिखाता हूँ, तो आंखें दिखा रही है। साला कोई इज्जत ही नहीं रह गई है बीवी की नज़रों में। 1 मिनट, कहीं मेरा चार्म तो कम नहीं हो गया है, मैं अट्रैक्टिव तो लग रहा हूँ ना। यह सोचकर अक्सर तो तुरंत अपना न्यूज़पेपर पटक कर मोबाइल फ़ोन निकाल लेता है और उसमें मौजूद कैमरे के जरिए अपने चेहरे के फीचर, अपनी बॉडी, हर चीज़ पर गौर से नज़र घुमाते हुए खुद से बोला, चार्म तो वैसा ही लग रहा है जो 5 साल पहले हुआ करता था। इनफैक्ट मेरी नज़रों में तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बॉडी बिल्डर लग रहा हूँ।
और स्किन भी ग्लो कर रही है, तो आखिर यह जान मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? एक मिनट, जान की आंखें तो ठीक है ना? उसे मैं बराबर नज़र तो आ रहा हूँ। अक्षत अपनी नज़र उठाकर खुशी और अपने बीच के डिस्टेंस उंगलियों से नापते हैं। ऐसा करते हुए वह बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। हालांकि उनकी यह हरकत किसी को समझ नहीं आ रही थी और ना ही वह इस वक्त कहीं के माफिया किंग लग रहे थे, बल्कि उनकी हरकतें एक आशिक की तरह थी। अक्षत ने एक बार फिर मुंह बनाकर कहा, डिस्टेंस तो लगभग 8 फुट का होगा। क्या यह इतना ज़्यादा है कि मेरी जान को नज़र ना आए? अक्षत खुद से ही बातें कर रहे थे, क्योंकि खुशी के सामने बोलने की उनकी हिम्मत तो थी नहीं। तो वही खुशी, जो कि भले ही अंश के साथ खेल रही थी, लेकिन उसकी तिरछी नज़र अपने पति की हरकतों पर थी। वह दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए खुद से बोली, बदमाश कहीं के, अच्छे से जानती हूँ क्या सोच रहे हैं। अक्सू भी ना रात भर कमर तोड़ दी है मेरी, और अभी भी देखो खुरापाते सूझ रही है। हद होती है पागलपन की। इन्हें क्या लगता है यह मुझे नज़र नहीं आ रहे? अरे इतने पास बैठे हैं, भला कोई चाहकर भी इग्नोर कैसे करे? सुबह से तो बड़ी धमकी दे रहे थे, जान तुम मुझ पर ध्यान नहीं देती, जाओ आज मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, डिस्टेंस भी मेंटेन करूँगा, तुम खुद आओगी मेरे पास, देखना। तुम्हारी तो यही शिकायत है ना कि अक्सू आप हमेशा चिपकते रहते हैं, एक नंबर के ठरकी और बदमाश हैं। तो जाओ, आज मैं कोई ठरकपन नहीं करूँगा, फिर देखना तुम कैसे मेरी बदमाशियाँ मिस करती हो। कहते हुए खुशी अपने ख्यालों में खो गई। दरअसल अक्सर जिन्होंने रात भर खुशी को बहुत परेशान किया था और सुबह लगभग 5 बजे जाकर उसकी जान छुड़ी थी। खुशी, जो कि नींद के मारे पूरी तरह थकान से झूम रही थी, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट कर अक्षत से अपनी जान बचाकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुबह 6 बजे ही हमेशा की तरह उसका बेटा उठकर उसे परेशान करने लगा और नैनी से भी संभल नहीं रहा था। बस फिर क्या, अपनी पत्नी की ड्यूटी को पूरा करके अब वह माँ की ड्यूटी में लग गई थी और अभी सुबह 8 बजे तक भी अंश सोने का नाम नहीं ले रहा था। ऊपर से अक्षत, जो कि कभी उसकी कमर को हाथ लगाते तो कभी शरारत से उसके सीने को दबा देते, वह एक बार फिर से एक्टिव हो चुके थे और खुशी से डिमांड कर रहे थे कि वह अंश को नैनी को देकर उनके साथ फिर से वक्त गुजारे। बस फिर क्या, खुशी का पारा हाई हो गया। उसने आदत के मुताबिक हर बार की तरह अक्षत को 100 गालियाँ सुनाई, उसे ठरकी, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, गुंडा, शैतान और भी न जाने क्या क्या कह दिया। यहाँ तक कि अपनी कमर तोड़ने का इल्ज़ाम भी दे डाला। लेकिन अक्षत को तो हर बार की तरह इन गालियों में भी अपने लिए तारीफ नजर आ रही थी। उन्होंने शरारत से खुशी के हाथों से खिलौना छीनकर, जान इन खिलौनों में क्या रखा है, तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मैं तुम्हें असली खिलौना दिखाता हूँ, तुम इसके साथ जितना मर्जी खेल लेना। और बस अक्षत की यही बात थी कि खुशी मुंह बनाकर उसके सीने पर हाथ रख खुद से दूर धक्का देती है और झटका कर अपनी जगह खड़े होकर उन्हें उंगली दिखाते हुए बोली, बस कीजिए बदमाश, हद करते हैं आप भी। रात भर बाप ने तंग किया, दिन में बेटा तंग कर रहा है, चटनी बनाकर रख दी है मेरी। अरे मैं तो कहती हूँ दोनों बाप बेटे काट दो मुझे, आधा आधा बांट कर ले जाना। अक्सू आप इतने चिपकू क्यों हो? हटो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इतना कहकर खुशी अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में दबाकर अपना बेटा गोद में उठाकर बाहर की तरफ निकलने लगी। और बस यही नज़ारा देखकर अक्षत ने गुस्से से मुंह बनाते हुए पीछे से आवाज़ देकर कहा, जान तुम्हारी मुझे यही शिकायत है ना कि मैं तुमसे बहुत चिपकता हूँ? तो ठीक है, आज मैं भी दिखाता हूँ, तुम खुद मेरे पास आओगी, मैं नहीं आने वाला तुम्हारे पास। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। उन बातों को याद कर खुशी मुस्कुराकर दिल ही दिल में बोली, बातें तो बड़ी बड़ी, और देखो एक पल भी सुकून नहीं है। अक्सू आप सचमुच दीवाने हो। कह रहे थे नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, और देखो खुद ही मेरे सामने बैठकर सुबह से कॉफ़ी के 5 कप गटक चुके हैं और अखबार भी उल्टा पढ़ रहे हैं। खुशी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। हालांकि उसे अक्षत की दीवानगी देखकर बहुत खुशी मिल रही थी, और हो भी क्यों ना, वह अपने पति को खुद से कितना भी दूर कर ले, लेकिन वह दीवाना है कि पतंग की डोर की तरह अपनी बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है। अक्षत जिंदल, जो कि इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, अंडरवर्ल्ड हो या बिजनेस की दुनिया, कोई उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। उनकी सिर्फ आंखें ही लोगों के जिस्म से उनकी रूह निकालने के लिए काफ़ी है। वह अपनी जान की एक नज़र से घबरा जाता है। अक्षत जिंदल, जिनके सामने लोगों की बोलती बंद हो जाती है, उनकी जुबान सिर्फ अपनी जान के सामने ही बंद होती है। खुशी मुस्कुराकर अक्षत को देख ही रही थी कि तभी छोटा सा अंश, जो कि लगभग 2 साल का होने वाला था, एकदम से अपनी जगह से उठकर अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गया और उनकी साड़ी के आंचल को साइड कर दूध पीने की कोशिश करने लगा। बस यह नज़ारा था कि अक्षत की
अब तक मासूम आंखें अब ठंडी हो चुकी थी। वह गुस्से से दांत पीसते हुए अपने हाथों की पकड़ न्यूज़पेपर पर कस देते हैं। अंश को अपनी ठंडी निगाहों से घूरने लगे। यह छोटा शैतान, इससे कितनी बार कहा है मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी से दूर रहे। उसके लिए तो दूध की नदियां बहा दी हैं मैंने घर में, लेकिन फिर भी देखो मेरी ही प्रॉपर्टी पर हक जमाना है इसे। आखिर मैं कब तक इसे बर्दाश्त करूं? कहते हुए अक्षत की आंखें न चाहते हुए भी खून उगल रही थी। और हो भी क्यों ना, आखिर उसने उनकी जान के साथ साथ उनके वक्त मोहब्बत पर भी हक जमा लिया था। अक्षत भले ही यह नज़ारा देख रहे थे, लेकिन खून का घूंट पी रहे थे। वह चाहकर भी खुशी और अंश को एक दूसरे से अलग नहीं कर पा रहे थे कि तभी खुशी, जो कि अक्षत की आंखों में एक बार फिर अंश के लिए जलन देख चुकी थी, वह अपना सिर नाक में झटकते हुए, अब वक्त आ चुका है, आपकी जलन को ख़त्म किया जाए। खुशी मुस्कुराकर एक गहरी सांस लेकर पास में खड़ी नैनी को कुछ इशारा करती है, जिसके बाद नैनी तुरंत वहां से निकल गई और खुशी अंश की जिद को देखकर उसे अपनी बाहों में लेकर उसका मन भुलाने की कोशिश करने लगी। कुछ ही पल में नैनी एक बेबी फूड लेकर आ चुकी थी, जिसे खुशी प्यार से अंश के मुंह के पास रखते हुए बोली, मेरा राजा बेटा, अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको फूड खाना चाहिए ताकि आप डैडी की तरह स्ट्रॉन्ग बनो और बड़े होकर मम्मा को प्रोटेक्ट करो। चलो जल्दी जल्दी मुंह खोलो। खुशी बच्चे को मना मनाकर बेबी फूड खिलाने लगी और दिल ही दिल में खुद से बोली, आप ऐसी हरकतें करते हुए बहुत प्यारे लगते हैं अक्सू। खुशी, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से अक्षत की जलन देख रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसे एक माँ का फर्ज निभाना था। हालांकि वह अपने बच्चे को अपने दूध के अलावा बेबी फूड भी देती थी, लेकिन अंश, जो कि एक बच्चा था, उसे अपनी माँ के आंचल की आदत थी, जिस पर उसका हक भी था। खुशी ने आज तक उससे उसका यह हक छीना नहीं था, लेकिन अब उसे भी महसूस हो चुका था कि अंश को उसके आंचल की आदत छुड़ानी होगी। खुशी अंश को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और यह देखते ही अक्षत की आंखों में एक चमक आ गई कि तभी खुशी का मोबाइल फ़ोन रिंग करने लगता है। खुशी ने फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा, जो कि राहुल का था, और बस फिर क्या, उसकी नज़र अक्षत पर गई। हे राम जी, राहुल का फ़ोन, वह भी इस वक्त! अगर अक्षु को पता चला तो पक्का मेरे इस फ़ोन का भी क्रियाक्रम हो जाएगा। मुझे साइड में जाकर बात करनी होगी। इतना कहकर खुशी अंश की जिम्मेदारी नैनी को देते हुए बोली, सुनो, थोड़ी देर मास्टर को देखो, मैं अभी आती हूँ। खुशी चुपचाप वहाँ से निकल गई। अक्षत, जो कि खुशी की आंखों में एक अजीब सी घबराहट देख चुके थे, बिना रुके मुंह बनाते हुए उसके पीछे पीछे निकलने लगे कि तभी छोटा सा अंश अपने डैड पर ताना मारते हुए अपने बच्चों जैसी आवाज़ में बोला, हाँ हाँ, अब आप भी चले जाओ मुझे छोड़कर, मम्मा के पूछ कहीं के, जब देखो तब मेरी मम्मा के पीछे पड़े रहते हो। अंश की इस बात को सुन अक्षत के चलते हुए कदम रुक गए और उन्होंने झटके से घूमकर उसको अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, क्या कहा? जरा फिर से कहो छोटे शैतान। क्यों, झूठ कहा क्या? जब तक मेरी मम्मा यहाँ बैठी थी आप भी यहीं बैठे थे, और आप देखो सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बड़े शैतान, चुपचाप बैठकर मुझे खाना खिलाइए, वरना मैं मुंह फाड़ कर रोने लगूंगा, फिर मत कहना हाँ। अंश की डायरेक्ट धमकी को सुनकर अक्षत तो उसे यहाँ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वह तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठकर अंश के छोटे से कॉलर को पकड़ अपने सामने खड़ा करते हैं और यह नज़ारा देखकर नैनी पूरी तरह से घबरा जाती है। वह बेचारी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अपने किंग के सामने बोलने की हिम्मत तो उसमें भी नहीं थी। वह अटक अटक कर किंग, बेचारी अपना सलाइवा गटक रही थी। तभी अक्षत नैनी को अपनी नीली आंखों से घूरते हुए बोले, बेटा है मेरा, इतना बड़ा जल्लाद नहीं हूँ कि जान से मार दूँ इसे, पर हाँ, हड्डियाँ तो तोड़ ही सकता हूँ, लेकिन खबरदार, जो तुमने जान से कुछ भी कहा अपनी जान से जाओगी, समझी? चलो निकलो यहाँ से। अक्षत की धमकी सुनते ही नैनी, जो कि अंश के लिए डर तो रही थी, लेकिन अपनी जान बचाते हुए भागी। और अब अक्षत अंश की आंखों में आंखें डालकर दांत पीसते हुए बोले, हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? अब बोलो छोटे शैतान, उठाकर फेंक दूँ तुम्हें, हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। भूलो मत, बाप हूँ तुम्हारा और बाप से पंगे नहीं लेते। हाँ हाँ, अच्छे से पता है आप मेरे बाप हो, इसी बात का तो रोना है बड़े शैतान। खैर वह सब छोड़िए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात? और तुम्हें? तुम अपने कद से ज़्यादा बातें नहीं करते। अक्षत ने जैसे ही यह शब्द कहे, अंश अपने छोटे छोटे हाथों से अपने डैड के हाथों को छुड़ाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे कद पर मत जाइए, बल्कि मेरी बात सुनिए, वरना मेरी मम्मा। इससे पहले अंश आगे कुछ कहता, अक्षत बेचारा गुस्से का घूंट पीते हुए
एक गहरी सांस लेकर उसका कॉलर छोड़ देते हैं। बस बस, मम्मा की धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे। ठीक है, बोलो क्या बात करनी है। जो भी बात करनी है जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। अक्षत की बात पर अंश मुंह बनाते हुए बोला, हाँ हाँ, अच्छे से पता है। मेरी मम्मा की जासूसी करने जाना है आपको। वैसे भी और आता ही क्या है आपको। या तो लोगों को डराते हैं या मम्मा के पीछे पड़ जाते हैं। खैर, आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन पहले आपको मेरी शर्त पूरी करनी होगी। आपको ये अच्छे से याद है ना, हम दोनों के बीच एक डील हुई थी। आप मुझे हर वीकेंड पर घुमाने ले जाएंगे, आइसक्रीम भी खिलाएंगे और मेरी फेवरेट चॉकलेट भी। और मेरी सबसे लास्ट विश जो अधूरी रह गई थी, उसे आज पूरा करने का वक्त है। विश? हाँ ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें, जल्दी बोलो। आप कौन सा नया खिलौना चाहिए? कोई कपड़े, ज्वेलरी, मेगा रोबोट, एक्सपेंसिव कार? जल्दी बको। अक्षत ने इतना कहा ही था कि तभी अंश ने मुस्कुराकर एक्साइटेड होते हुए कहा, जी नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। यह सब तो बिना मांगे ही मम्मा मेरे लिए लाती रहती है। तो मुझे अपनी विश यह बकवास मांगकर बर्बाद नहीं करना, बल्कि मुझे तो कुछ स्पेशल चाहिए जो मम्मा नहीं दे सकती, लेकिन आप दे सकते हो। मुझे मर्दों वाली चीज़ चाहिए, वह जो आपके पास है। कहकर अंश ने कुछ ऐसी डिमांड की जिसे सुनते ही अक्षत की आंखें फैल गई। आइसक्रीम भी खिलाएंगे और मेरी फेवरेट चॉकलेट भी। और मेरी सबसे लास्ट विश जो अधूरी रह गई थी, उसे आज पूरा करने का वक्त है। विश? हाँ ठीक है, क्या चाहिए, जल्दी बोलो। आप कौन सा नया खिलौना चाहिए? कोई कपड़े, ज्वेलरी, मेगा रोबोट, एक्सपेंसिव कार? जल्दी बको। अक्षत ने इतना कहा ही था कि तभी अंश ने मुस्कुराकर एक्साइटेड होते हुए कहा, जी नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। यह सब तो बिना मांगे ही मम्मा मेरे लिए लाती रहती है। तो मुझे अपनी विश यह बकवास मांगकर बर्बाद नहीं करना, बल्कि मुझे तो कुछ स्पेशल चाहिए जो मम्मा नहीं दे सकती, लेकिन आप दे सकते हो। मुझे मर्दों वाली चीज़ चाहिए, वह जो आपके पास है। कहकर अंश ने अक्षत से कहा, मुझे एक गन चाहिए जैसी आपके पास है। अंश की बात पर अक्षत की नज़र पास में रखे हुए खिलौनों पर गई, जहाँ से वहाँ एक टॉय बंदूक उठाकर अंश को देते हुए बोला, यह लो पकड़ो। आप खुश? बिल्कुल लेटेस्ट है, इससे अच्छा मॉडल अब तक मार्केट में नहीं आया है। बोले तो लिमिटेड एडिशन, समझे। अक्षत की बात सुनते ही अंश एक नज़र उस खिलौने को देखते हुए बोला, आप मुझे बच्चा समझकर बहला नहीं सकते बड़े शैतान। माना कि यह लेटेस्ट है, लेकिन ओरिजिनल नहीं। मर्दों के पास ओरिजिनल बंदूक होती है, मुझे भी ओरिजिनल चाहिए। शायद आपने सुना नहीं, बिल्कुल आपके जैसी। चलिए मुझे ओरिजिनल पिस्टल दीजिए, वह भी लेटेस्ट मॉडल। बोले तो लिमिटेड एडिशन, जो आपके पास भी नहीं हो। और अंश की बात सुनते ही अक्षत की आंखें हैरानी से फैल गई। वह एकदम से दांत पीसते हुए अंश के दोनों कंधों को पकड़कर बोला, ए छोटा शैतान, खबरदार, मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे अपनी जान के पास जाना है, इसीलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो। चुपचाप खेलो इस खिलौने से। तुम्हें और चाहिए तो मैं और मॉडल मंगवा दूंगा। फिलहाल पकड़ो इसे और खेलो। इसमें से रियल बंदूक की साउंड भी निकलती है। स्कॉटलैंड से मंगाया है, खास तुम्हारे लिए। आखिर तुम ब्लैक डेविल के बेटे जो हो। कहते हुए अक्षत के होठों पर एक फक्र भरी मुस्कान थी। अब वह चुपचाप वहां से जाने को हुआ कि तभी अंश अपनी बात को लाइट वे में लेता हुआ देख गुस्से से उन्हें घूरते हुए दांत पीस कर बोला, ओ हेलो मेरे बड़े शैतान, लगता है आप मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मुझे सचमुच रियल बंदूक ही चाहिए, वह भी लेटेस्ट मॉडल। आप बताओ मुझे दोगे या नहीं। और यह सुनते ही अक्षत, जो कि वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे, एकदम से पलटकर अंश को घूरते हुए बोले, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जुबान तुम्हारी हाइट से भी ज़्यादा लंबी है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? बोलो मत मैं कौन हूँ। तुम जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हो ना, छोटे शैतान, याद रखो मैं तुम्हारी यह बकवास सिर्फ इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी जान की जान हो, वरना तुम जैसे मच्छर को मैं अपनी उंगलियों के बीच मसल देता हूँ, समझे। बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। डायपर गीला करने की उम्र में इन्हें बंदूक चाहिए? हलवा समझ रखा है, कद देखा नहीं और चले हैं 30 मार खान बनने। ब्लैक डेविल के बेटे हो, इसीलिए इतने महंगे खिलौनों से खेल रहे हो। याद रखो, तुम अब तक जिन खिलौनों से खेलते हुए अपना दिल बहलाते हो और एक दिन में 100 तोड़ते हो, उनमें से हर एक की कीमत सैकड़ों लोगों के ख्वाबों के महल के बराबर है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते
यह ताकत, यह पावर, यह पोजीशन हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी तरह हर कोई सोने और चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेकर पैदा नहीं होता। बंदूक चाहिए महाराज को? अरे कम से कम उसके लायक तो बन जाओ। माँ के आंचल में छुपकर दूध पीने वाला बच्चा, और बंदूक चाहिए इन्हें। जाओ जाओ, खिलौने से खेलो और डायपर को गंदा करो। आए बड़े रियल गन लेंगे। कहकर अक्षत गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरते हुए तेजी से खुशी के पीछे निकलते हुए बोले, और यह मेरी जान कहाँ रह गई? आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जब देखो तब मुझे इग्नोर करती रहती है। बहुत शिकायत है ना इसे कि मैं इससे चिपकता रहता हूँ। चिपकना क्या होता है आज मैं इसे दिखाऊंगा। जान तुम मुझसे नहीं बच सकती। इतना कहकर अक्षत तो खुशी के पीछे पीछे निकल गया। तो वहीं अंश खुद को अपने डैड से इस तरह इग्नोर होता हुआ देखकर गुस्से से मुंह बनाते हुए दिल ही दिल में बोला, क्या कहा? मैं बच्चा? डायपर गंदा करने वाला? ठीक है बड़े शैतान, आपने मुझे मजबूर किया है खुद को साबित करने के लिए। अब आगे जो होगा उसका इल्ज़ाम मुझ पर ना लगाना। अब देखो मैं कैसे आपके नाक में दम करता हूँ। बड़े हैं मेरी मम्मा पर हक जमाएंगे और वादा भी पूरा नहीं करेंगे। इतना कहकर अंश के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। बस फिर क्या, वह अपने हाथ में खिलौना बंदूक लेकर अपने नन्हे कदमों से अपने डैड के पीछे पीछे निकल गया। और उसके छोटे छोटे कदमों को देखकर आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड मुस्कुराते हुए मोहब्बत भरी नज़रों से अंश को देख रहे थे। और आखिर देखे भी क्यों ना, वह छोटा शैतान दिखने में पूरी की पूरी अपने डैड की फ़ोटोकॉपी था। अपनी डैड की तरह सिल्की शाइनी लाइट ब्राउन हेयर जो उसकी आंखों तक आते थे, हल्के से कर्ल करके ऊपर की तरफ सेट किए हुए थे। बदन पर वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर। एक हाथ में क्यूट सा बैंड जो कि गोल्ड और काले धागे का बना हुआ था और उस पर ब्लैक डेविल का सिंबल बना हुआ था जो कि उसके डैड को रिप्रेजेंट करता था। पैरों में क्यूट क्यूट सॉफ्ट बूट, खूबसूरत गोरा रंग और नीली आंखें जो कि सितारों की तरह चमकती थी। खूबसूरत गुलाबी होठों पर एक शरारती मुस्कान और हाथ में टॉय बंदूक। वह सचमुच इस वक्त नन्हे कदमों से चलते हुए ब्लैक डेविल का बेटा लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ खुशी जो कि किचन में खड़े होकर अपने बेस्ट फ्रेंड राहुल की पत्नी ऐना जो कि अमेरिका में शिफ्ट थे से बात करते हुए आज वीकेंड पर अपने हाथों से खाना बना रही थी। क्या सच में क्रिस ने ऐसा किया है ना? बेचारी बच्ची, यह तो बहुत बुरा हुआ। अरे क्रिस को क्या ज़रूरत थी उसके बाल काटने की? वह उसे साफ साफ मना भी तो कर सकता था। बेचारी बच्ची, मुझे तो दया आ रही है उसकी हालत के बारे में सोचकर। वैसे तुम्हें नहीं लगता क्रिस कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाला है? वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी है ना, तुम्हारे बेटे की पॉपुलैरिटी के बारे में जानकर लग रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब तुम जल्द ही मदर इन लॉ बन जाओगी। लगता है ना तुम्हें जल्द ही बहू का चेहरा देखने को मिल जाएगा। हा 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 हा। अगर क्रिस इसी तरह ग्रो करता रहा तो, कहते हुए खुशी खिलखिलाकर हंस रही थी। अच्छा यह बताओ फिर राहुल ने क्या किया? और खुशी की बात सुनकर दूसरी तरफ से ऐना मुंह बनाते हुए कुछ ही दूरी पर अपने पंचिंग क्लासेज ले रहे 6 साल के बेटे क्रिस जो कि पूरी तरह इंग्लिश मैन था। गोल्डन ब्राउन हेयर, इंग्लिश फेयर स्किन। 6 साल की उम्र में भी उसकी हाइट और बॉडी 10 साल के बच्चे की तरह थी। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, मानो कभी मुस्कुराता ही ना हो। शर्टलेस बदन पर सिर्फ एक ट्राउजर पहनी तेजी से पंचिंग बैग पर पंच कर रहा था, जिसके कारण उसके खूबसूरत लंबे सिल्की हेयर बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। और देखते हुए ऐना ने कहा, फिर क्या, तुम तो राहुल को जानती हो, वह तो उल्टा क्रिस पर ही बरसने लगा। मत पूछो यार, मैं तो दोनों बाप बेटे से परेशान हो गई हूँ। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं। अरे एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। राहुल तो यहाँ तक कहते हैं कि लगता ही नहीं है कि वह उनका बेटा है। लो कर लो बात। अरे माना कि मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि वह उनका बेटा ही नहीं है और मैं उसे इंटरनेट से डाउनलोड करके आई हूँ। अरे इसका साफ साफ मतलब तो यही हुआ ना कि उन्हें मेरे करैक्टर पर शक है। बस फिर क्या, मैं भी बरस पड़ी उनकी खबर लेने के लिए। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पूरे स्कूल के सामने डांटने की, वह भी उस इडियट लड़की की वजह से। अरे मेरा बेटा थोड़े गया था उसके पास, वही तो आई थी मेरे क्रिस को प्रपोज करने। बताओ, यह भी कोई उम्र है बॉयफ्रेंड बनाने की? हद होती है। और लड़की की फैमिली वालों को तो देखो, उन्हें तो अपनी बेटी की कमी कहीं नज़र ही नहीं आई। उल्टा वह अपनी बेटी के कटे हुए बाल लेकर मेरे ही पति से शिकायत कर रहे थे। और वह प्रिंसिपल, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मौका मिला नहीं कि मेरे बेटे की शिकायत करने लगी राहुल से। कह रही थी कि क्रिस किसी से बात नहीं करता,
हर किसी पर गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, लड़कियों से सीधे मुंह बात नहीं करता और यहाँ तक कि टीचर को भी उल्टा जवाब देता है। बताओ मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा भला? यू नो व्हाट, सब चिढ़ते हैं मेरे क्रिस से। आखिर वह इतना हैंडसम जो है। हे, किसी की नज़र ना लगे मेरे बेटे को। सच खुशी, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, लाखों में। अरे मैं तो कहती हूँ करोड़ों में एक है। ऐना हर माँ की तरह अपने बेटे की भर भर कर तारीफ कर रही थी। और करे भी क्यों ना, उनका बेटा सचमुच था भी बहुत हैंडसम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। तो वहीं खुशी मुस्कुराकर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वैसे है ना, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, कभी कभी तो मुझे भी शक होता है कि क्रिस मेरे चंपू का बेटा है ही नहीं। अरे कहाँ वह चंपू, स्कूल के दिनों में लड़कियां उसे रिजेक्ट करती थी, और कहाँ तुम्हारा बेटा, उसे तो अभी से प्रपोजल आ रहे हैं। रुको, मैं राहुल से कहूँगी, एक बार उसका डीएनए टेस्ट जरूर करवा ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्पताल में डिलीवरी के बाद किसी ने बच्चा ही चेंज कर दिया हो। इतना कहकर खुशी खिलखिलाकर हंस रही थी और उसकी बात को सुनकर ऐना पूरी तरह चिढ़कर बोली, क्या खुशी, तुम भी? खबरदार जो मेरे पति की शिकायत की। अरे माना कि वह थोड़े सॉफ्ट और क्यूट से हैं, लेकिन हैंडसम नहीं है, ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? इनफैक्ट मुझे तो लगता है तुम्हारी आंखें खराब थी जो तुमने मेरे हस्बैंड के प्रपोजल को रिजेक्ट करके अपने उस डेविल हस्बैंड से शादी कर ली। या फिर शायद मेरी ही किस्मत अच्छी थी जो राहुल मेरे लिए बने थे। अच्छा एक बात बताओ खुशी, तुम्हें कभी राहुल जैसा स्वीट लड़का हाथ से निकलने का गिल्टी तो नहीं होता? ऐना ने इतना पूछा ही था कि तभी खुशी, जो कि मोबाइल फ़ोन को कान से लगाए हुए फ्रिज से अंडे निकाल रही थी, उसे एक बाउल में तोड़ते हुए मुस्कुराकर बोली, क्या पछतावा? हाँ होता तो है। तुम एक काम करो ऐना, उस चंपू को पार्सल करके यहाँ इंडिया भेज दो। वैसे भी उसने तुम्हें 2 हैंडसम बेटे तो दे ही दिए हैं। अब इंडिया की पॉपुलेशन अमेरिका में बढ़ चुकी है, टारगेट कंप्लीट। तो बोलो कब भेज रही हो चंपू को? और बस इतना सुनना था कि ऐना एकदम से उछलकर मुंह बनाते हुए बोली, क्या 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 कहा तुमने? जरा फिर से कहो, मैं अपना पति वहाँ भेज दूँ? क्यों, तुम्हारे उस माफिया ब्लैक डेविल में जंग लग गया है क्या? वैसे निकिता बता रही थी कि इससे पहले वह आगे कुछ कहती, अचानक खुशी के मुंह से एक दर्द भरी सिसकी निकली। आह की आवाज़ के साथ खुशी तुरंत पीछे पलटकर देखती है और उसके कानों से मोबाइल फ़ोन छूटकर ज़मीन पर नीचे गिर गया। बस अपने करीब अपने बदमाश पति को देखते ही खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इससे पहले वह कुछ समझता कि तभी मोबाइल फ़ोन, जो कि नीचे गिरने के कारण अचानक ही स्पीकर पर आ गया था। दूसरी तरफ से ऐना ने कहा, वैसे निकिता कह रही थी कि तुम्हारा वह डेविल पहले से भी ज़्यादा पागल हो गया है। सुना है वह अपने बेटे से अकेले में बड़बड़ाते हुए लड़ाई करता है। ध्यान देना खुशी, कहीं उसके दिमाग के फ्यूज सचमुच ना उड़ जाएं। मेरी मानो तो अपने पति को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, और अगर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट का नंबर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ। बस ऐना के यह सब थे कि अक्षत अपनी नीली आंखों से मोबाइल फ़ोन को घूरने लगे और अक्षत की नीली खतरनाक आंखों को खुशी फॉलो करती है तो उसकी सांस गले में ही अटक गई थी। वह बेचारी तो अपना सलाइवा गटकते हुए दिल ही दिल में खुद से बोली, हे राम जी, लगता है इस बार मोबाइल फ़ोन के साथ साथ ऐना और निकिता की भी हड्डियां टूटने वाली हैं। प्लीज़ 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 ऐना। और इससे पहले वह दिल ही दिल में आगे कुछ कहती, अगले ही पल अक्षत की खूंखार आवाज़ उस किचन में गूंज उठी, साइकेट्रिस्ट का नंबर तुम्हें ज़रूर रखना चाहिए मिसेज दीवान, क्योंकि आई थॉट कि तुम्हें बहुत जल्द इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने पति के इलाज के लिए। सो भी रेडी। लगता है उसकी पिछली बार की धुलाई में कोई कसर रह गई थी, सो यू डोंट वरी, इस बार मैं सारी कसर पूरी कर दूंगा। और हाँ, याद रखना, जिस भी अस्पताल में अपने पति को एडमिट कराओ, उस अस्पताल में 2 सीट बुक कराना, क्योंकि सिंघानिया फैमिली भी तुम लोगों को जल्द ही ज्वाइन करेगी। फिलहाल फ़ोन रखता हूँ, क्योंकि मेरी जान अपने पागल पति के साथ बिजी रहेगी। इतना कहकर अक्षत ने एकदम से अपने सख्त और खतरनाक जूते को जोरदार तरीके से मोबाइल फ़ोन पर मारा और बस खुशी घबराकर अपनी आंखें बंद कर दिल ही दिल में रोते हुए बोली, हो गया सत्यानाश, मेरा 18वां फ़ोन। खुशी धीरे से अपनी एक आंख खोलकर मोबाइल फ़ोन की तरफ देखती है, लेकिन अफसोस वह एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन है से था में बदल गया था। उसे फ़ोन के टुकड़ों की हालत देखकर खुशी जल्दी से घबराकर अपनी नज़र अक्षत की तरफ घुमाती है, जो कि उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। अक्षत की आंखों में खतरनाक ओरा देखकर खुशी घबराकर अपना सलाइवा गटक लेती है। अक्सु, मैं तो
तो यह बात कर रही थी तुम अपनी दोस्त से? ऐसे तो तुम्हें बहुत शर्म आती है, लेकिन अपने पति की बुराई किसी और के सामने करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लगता है तुम्हारे शर्म का कोटा कुछ कम हो गया है जान। डोंट वरी, मेरे साथ बाथरूम में चलो, मैं तुम्हें फुर्सत से शर्म की क्लास दूंगा, वह भी पूरी बेशर्मी के साथ, जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगी। जल्लाद और राक्षस क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें। इतना कहकर अक्षत एकदम से खुशी को अपने कंधे पर उठा लेता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। तो वहीं खुशी बेचारी घबराकर अक्षत के कंधे पर ही हाथ पैर मारते हुए लड़खड़ाती जुबान में बोली, अक्षु, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आपने कल रात मेरी कमर तोड़ी थी, जल्लाद कहीं के, जो कि अब तक दुख रहा है। खबरदार, अगर अब आपने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं। अगले ही पल कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और अक्षत दरवाजे को लात मारकर बंद करते हुए खुशी को बेड पर लाकर पटक देते हैं। आ की आवाज़ से खुशी कुछ इंच ऊपर तक उछल गई, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ क्योंकि वह बेड बहुत सॉफ्ट था। वह घबराते हुए अक्षत को देख रही थी कि तभी अक्षत होठों पर डेविल स्माइल अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बोले, डोंट वरी जान, तुम्हारी कमर का सारा दर्द मैं अपने हाथों से ठीक करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी कमर तोड़ूंगा और फिर मालिश करके जोड़ूंगा। आई एम डमन श्योर जान, यू विल इंजॉय इट। कहकर अक्षत होठों पर डेविल स्माइल लिए एकदम से खुशी पर टूट पड़ा।